साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी के इस रिवीजन की क्लास में सभी साथियों को बहुत स्वागत है। देखिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होता है। समझिएगा, ये एक साधारण से फार्मूले से बन जाता है। अति लघुत्तरी में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक जो है आपके पास ये L लंबाई का कोई तार है। यहाँ से माना कि R प्रतिरोध का कोई तार है, R प्रतिरोध का तार है। इसकी लंबाई को जो है इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देने पर नया प्रतिरोध R डैश बराबर होगा। समझिए, इसकी लंबाई को खींचकर कितना कर दिया, N गुना कर दिया। इसकी लंबाई को खींचकर पहले जो है प्रारंभिक लंबाई इतनी थी, प्रारंभिक लंबाई का कितने गुना कर दिया, यहाँ से अब बढ़ गया। देखिए लंबाई जो है N गुना हो गया। बस में मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई L रही होती तो इसकी लंबाई खींचकर हमने बढ़ा दिया। कितने प्रारंभिक लंबाई का कितना हो गया, ये पूरी लंबाई अब कितनी हो गई, यहाँ से N इंटू L हो गई। मतलब प्रारंभिक लंबाई का कितने गुना, N गुना। तो समझिए, यदि किसी तार का प्रतिरोध R हो तथा उसकी लंबाई को खींचकर N गुना कर देने पर, उसकी लंबाई को खींचकर जो है कितने गुना कर देने पर, उसकी लंबाई को खींचकर प्रारंभिक लंबाई के N गुना कर देने पर नया प्रतिरोध R डैश बराबर होता है N स्क्वायर इंटू R। ये फार्मूला याद रखिए। बस समझ रहे हैं, इसमें से संबंधित छोटे अति लघुत्तरी फार्मूले भी आते हैं। देखिए, यदि किसी तार का प्रतिरोध R हो तो उसकी लंबाई को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का N गुना कर देने पर, बात समझ रहे हैं ना, नया प्रतिरोध R डैश बराबर होगा N स्क्वायर R। तो R क्या हुआ, प्रारंभिक प्रतिरोध, R डैश नया प्रतिरोध, N स्क्वायर। N क्या होगा भाई, कितने गुना हम कर रहे हैं, जितने गुना होगा वो N का मान होगा। तो अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या क्या चीजें दी हैं। 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार, तो प्रारंभिक प्रतिरोध R का मान कितना दिया है, 50 ओम। इसके बाद खींचकर उसकी लंबाई को कितना कर रहे हैं, 2 गुना। तो N का मान कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना। तो इसमें रख दीजिए, वैल्यू रखना है केवल। तो R डैश बराबर हो जाएगा, N का मान कितने गुना करना है, देखिए 2 गुना। तो 2 का वर्ग हो गया और गुणे में R की वैल्यू होगी आपकी, तो R की वैल्यू देखिए कितना, 50 ओम है। तो R का मान हो जाएगा आपके पास 50। तो अब यहाँ से देखिए R डैश इज इक्वल टू बनेगा 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 और गुणे 50 ज्यों का त्यों। बात समझ रहे हैं ना। तो R डैश इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास R डैश बराबर, यहाँ से 5 को क्या हो जाएगा, 20, मतलब 200 ओम। देखिए कहीं दिख रहा है ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल। समझिएगा, प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझिए, तो प्रतिरोधकता और करना क्या है, प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता और गुणा कराना है विशिष्ट चालकता का। तो यहाँ से गुणे में विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता का मतलब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कर देना। तो 1 बटे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को ऐसे रो से व्यक्त करते हैं अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसी पर निर्भर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तापक्रम पर ये गलत होगा ऑप्शन। बात समझ रहे हैं ना। पदार्थ पर ये भी चूंकि कुछ बच ही नहीं रहा है, दोनों का गुणनफल कराना है। देखिए, प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल कह रहा है। तो प्रतिरोधकता तो ज्यों का त्यों हो गया, विशिष्ट चालकता भी क्या होता है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, 1/ρ। चूंकि रो क्या है, प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो प्रतिरोधकता और यदि विशिष्ट चालकता गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और ये जो है एक का मतलब कुछ नहीं, बात समझ रहे हैं ना, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विशिष्ट चालकता का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है भाई, प्रतिरोधकता रो का मात्रक याद कर लीजिए, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है,
ओम मीटर होता है। बात समझ रहे हैं ना, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसके बाद जो है अब पूछ रहा है कि हमें विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ होता है। याद कर लीजिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा भी, रो के व्युत्क्रम को, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो है तो इसका व्युत्क्रम 1/ρ कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। तो सिग्मा का मात्रक या विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा आपके पास, समझिएगा, सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/ρ का मात्रक। तो रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो रो का मात्रक क्या बनेगा, ओम मीटर। अब समझिए यहां से ओम को ऊपर ले जाओ तो ओम की घात अभी 1 है, यहाँ पर ओम की घात क्या है, 1 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम की घात क्या बनेगा, -1, और इनटू में क्या हो जाएगा, मीटर की घात 1 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की घात क्या हो जाएगा, -1। तो क्या बना देखिए मात्रक, ओम की घात -1, मीटर की घात -1, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, तो जो चीजें दी हैं उसको नोट कर लीजिए। विद्युत वाहक बल E का मान दिया है 5 वोल्ट। इसके बाद जो है आपके पास दिया है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। R का मान 2 ओम दिया है, बात समझ रहे हैं ना। और इसके बाद एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी यदि परिपथ में धारा I बराबर कितना दिया है, धारा I बराबर 0.4 एम्पियर दिया है। तो हमें टर्मिनल वोल्टता निकालना है। टर्मिनल वोल्टता का मतलब जो है, जो तार में वोल्टता उत्पन्न होती है उसी को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो वोल्टेज हमें निकालना है या वोल्ट, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला आपका जो है आपका कराया गया है, किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, V बराबर E माइनस IR होता है। बात समझ रहे हैं ना, V बराबर E माइनस IR। तो अब यहां से मान रख दीजिए। देखिए V बराबर E की वैल्यू कितनी है, 5 है, और गुणे में I की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, गुणे में R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 2 है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए आपके पास बनेगा V बराबर, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो V इज इक्वल टू आपके पास बनेगा, V बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से गुणा करा लीजिए। तो ये जो है E का मान आपका 5 था, ये वैसे यहां से माइनस होना चाहिए, यहां माइनस होगा। तो 5 माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा, 0.8। तो देखिए 5 से 0.8 घटाना है, तो 5.0 से 5 का मतलब 5.0, 0.8 घटा दीजिए। देखिए 10 से यहाँ से 0 है, इधर से एक उधार लेंगे तो 10 बच गया, 10 से 8 गया कितना होगा, 2, और दशमलव यहाँ से एक उधार गया था इधर, तो 5 से कितना बच गया, ये 4 से 0 घटाएंगे 4, मतलब 4.2 आ गया आंसर। तो वोल्टेज का मान कितना है, 4.2, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, याद कर लीजिए कंडीशन। और कह रहा है कि ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला सूत्र, तो सूत्र आपके पास होता है, समझिएगा, सूत्र बनता है R बराबर R0 और 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला बनता है। बात समझ रहे हैं ना, 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से कंडीशन होती क्या है, R आपका जो है यदि ताप बढ़ाएंगे तो जो है प्रतिरोध में वृद्धि, तो R प्रतिरोध में वृद्धि होगी। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो उसे R0 कहेंगे। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ये सभी मटेरियल के अलग अलग होता है। और टी ताप होता है। बात समझ रहे हैं ना, टी आपका क्या है, ताप है। तो देखिए R0 ये 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध, ये तो नहीं बढ़ेगा घटेगा, बात समझ रहे हैं, चूंकि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया है तो R0 अचर हो गया, और ये प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा भी अचर है। तो पूरी तरह से जो ये R है ये किस पर निर्भर है, देखिए टी पर, ताप टी पर, तो इसको कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती टी कह सकते हैं, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा सीधे। तो ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है जो लास्ट में अथवा में दिया है, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में
ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला सूत्र है। दर्शाने वाला सूत्र क्या है? R बराबर, याद कर लीजिए, अति लघुत्तरीन क्वेश्चन आता है, कई बार आया, देखिए बात समझ रहे हैं ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है, और अल्फा क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, टी क्या है? ताप है। तो यदि ताप बढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए सीधा जो है R0 कांस्टेंट हो गया, अल्फा कांस्टेंट नियतांक हो गया। तो यदि ताप बढ़ाएंगे तो R का मान, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, इसलिए ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, याद कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 5 किलोवाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो देखिए 5 किलोवाट, तो किलोवाट किसकी शक्ति का मात्रक है? तो शक्ति P का मान दिया है, समझिए 5 किलोवाट। तो समझिए 1 किलो में कितना होता है? 10 की घात 3। तो 10 की घात जो है 1 किलो में कितना होता है? 10 की घात 3 वाट हो गया। किलो में याद रख लीजिए, चाहे किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो, किलो में 10 की घात 3 ही होता है। तो शक्ति का मान कितना दिया है? 5 × 10 की घात 3 वाट। और इसके बाद 15 मिनट में, तो समय कितना दिया है आपके पास? 15 मिनट। तो टी बराबर कितना दिया है? 15 मिनट। बात समझ रहे हैं ना। अब इस मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 15 × 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड हो गया। अब यहाँ से देखिए 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90 हो गया। 0 था तो 0 बढ़ा दिया, तो 900 सेकंड हो गया। अब समझिए, तो टी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है? हमें कह रहा है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो ऊर्जा हमें W चाहिए, कार्य के रूप में ऊर्जा होती है। बात समझे, कार्य अथवा ऊर्जा एक ही होती है। तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। तो तेरा गुणा करा दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P × T हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख दीजिए। तो P की वैल्यू कितनी है? समझिए P की वैल्यू, शक्ति का मान दिया था 5 × 10 की घात 3 दिया था, और गुणे में T का मान आपका जो है यहाँ से 900 दिया है। बात समझ रहे हैं, T का मान कितना दिया है? 900। तो देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ से कितना बनेगा? 45। संख्या गुणा करा रहे हैं, 9 × 5 9 × 5 = 45, गुणे 10 की घात, यहाँ से देखिए 3 है और ये 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 10 की घात 5। तो देखिए 10 की घात कितना बनेगा भाई? 10 की घात 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो W का मान, व्यय ऊर्जा आपकी इतनी आ गई, तो यही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? तो इसको कल की क्लास में भी अभी कराए हैं, बात समझ रहे हैं ना। कल के रिवीजन क्लास में विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है। ये -Q और ये क्या होता है? +Q। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 बराबर, ये देखिए Q है तो ये भी क्या है? Q है, तो ये एक निकाय है। बात समझ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश से मिलकर बना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा यही होगी। तो पहली लाइन आपकी विद्युत द्विध्रुव हेडिंग डाल के इस परिभाषा को लिख देंगे यदि आंसर में लिखते। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में भी आया है, 20 में भी आया है, 17 में आया, लगातार पूछा जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो याद रखिए इस डेरिवेशन को, क्रम से इसको दोहरा के जाना है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रखने पर प्राप्त होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रखने पर प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए कह रहा किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से क्यू कोण से घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो क्यू ले ले या थीटा ले ले, बात समझ रहे हैं ना, बात एक ही है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस सूत्र को जो है समझिएगा भाई। चलिए इस सूत्र का डेरिवेशन, ये पूरा डेरिवेशन में आता है। बात समझिए, दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन है पूरी तरह से। डेरिवेशन आपका आता है, कार्य जो है W बराबर PE1 - cos थीटा, ये डेरिवेशन बनता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो देखिए किए गए कार्य का सूत्र। चलिए आइए अब इस डेरिवेशन को देखते हैं। इस डेरिवेशन में बस 10 मिनट में इस डेरिवेशन को समझा देंगे और पूरी तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा।
चलिए साथियों देखते हैं यहाँ से जो है डेरिवेशन आपका समझिएगा। डेरिवेशन ये बोर्ड परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, कई सन में आता भी है। तो अब समझिए यहाँ से जो है जो डेरिवेशन है आपका, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान से समझिएगा तो चीजें आराम से बन जाएंगी। देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए, ये आपके पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। समझिए थोड़ा सा, इसमें क्या स्थित है, एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश होता है। और इसके बाद समझिए यहां से ये जो है ये चुंबक, ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की लाइन है, ये किसकी लाइन है, वैद्युत क्षेत्र की लाइन। और ये द्विध्रुव की अक्ष है, ये द्विध्रुव की क्या है, अक्ष है। तो द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो समझिए यहां से ध्यान दीजिएगा, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझिए, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाते हैं तो घुमाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि अपने से घूम जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जब जो है, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है, बात समझ रहे हैं ना, तो जो है वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अपने से घूम जाएगा। समझिए थोड़ा सा, चूंकि हम यदि इसको घुमा रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, बात समझ रहे हैं, चलते हैं या जो है इस डस्टर को इधर उधर घुमाएंगे तो हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो है यही कार्य हमें क्या करना है, निकालना है इसको। बात समझ रहे हैं ना, कि घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। तो समझिए यहां से, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है, थोड़ा सा रिवीजन क्लास है तो फास्ट देखेंगे भाई। जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। समझिएगा, कार्य करना पड़ता है। माना कि द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण, माना कि द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाया जाता है। माना कि द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाया जाता है। पहले थोड़ा सा घुमाएंगे, बात समझ रहे हैं ना, कितना कोण, एक अल्प कोण पर घुमाएंगे, डी थीटा तक घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। तब द्विध्रुव को घुमाने में, तब द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, तब द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो अब समझिए कार्य की कंडीशन समझेंगे। यहां से ध्यान दीजिए, जैसे ये अभी रखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, इसमें से एक सूक्ष्म कोण, कितना कोण घुमा दे, मान लीजिए अभी द्विध्रुव यहां है, अब द्विध्रुव को कितना घुमा दे भाई, यहां से समझिएगा, द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमा दे, बहुत हल्का कोण घुमा दिया। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए, जब छोटा सा कोण, छोटा हल्का घुमाएंगे तो कार्य भी कम ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा घुमाए कार्य बहुत करना पड़े। यदि कम घुमा रहे हैं तो कार्य भी हमें कम ही करना पड़ेगा। तो यहां से समझिए क्या लिखा गया। सबसे पहले ये जो डेरिवेशन की हेडिंग थी इसी के अनुसार चलेंगे। जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो हमें कुछ ना कुछ
कार्य करना पड़ता है। देखिए, जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाया जाता है, तब घुमाने में किया गया कार्य तो सूक्ष्म कार्य होगा। तो कार्य देखिए, कार्य भी सूक्ष्म होगा चूंकि हम सूक्ष्म कोण तक घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से देखिए, कार्य बराबर एक्चुअली में क्या होता है, कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहां से जो है ये साधारण बल, साधारण की कंडीशन में होता है। जैसे ये वस्तु रखी है, इस पर यदि बल F लगा दे और ये वस्तु जो है कहां से, यहां से विस्थापित होके यहां पहुंच जाए, बात समझ रहे हैं, कितने मीटर दूर, d मीटर दूर, तो कार्य W बराबर F इंटू डी होगा। मतलब साधारण वस्तु के लिए ये वस्तु घूम नहीं रही इधर उधर, ये खिसक रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक d मीटर दूर खिसक रही है। अब देखिए यहां जो है विस्थापन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु घूम रही है, बात समझ रहे हैं ना। तो जब घूमती है तब भी कार्य करना पड़ेगा। तो फार्मूला ज्यों कहते हो इसी प्रकार रहता है, लेकिन बल के स्थान पर, यहां बल के स्थान पर बलयुग्म आघूर्ण आ जाता है। समझिए, बल के स्थान पर, चूंकि जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट पर घूमती है इधर उधर तो उस पर बल नहीं लगता है, बल के स्थान पर क्या लगता है, बलयुग्म आघूर्ण लगता है, जो कि टाउ कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से बल के स्थान पर क्या बनेगा, बलयुग्म आघूर्ण, और इनटू में यहां से ये जो साधारण दूरी है, साधारण दूरी के रूप में नहीं घूम रहा है, बात समझ रहे हैं ना। यहां से देखिए कितनी दूरी तक घुमाया जाता है, डी थीटा तक, डी थीटा कोण दूरी, कितनी दूरी कोण घुमाया जाता है, डी थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है आपके पास विचलन को, इसको जो है हम कह सकते हैं विस्थापन कोण, बात समझ रहे हैं ना, विस्थापन कोण या कोणीय विस्थापन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो याद रखिए, आप सीधा भी याद रख सकते हैं यहां से, बात समझ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू कार्य सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म कोण तक घुमा रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल ना होके, चूंकि यहां से साधारण वस्तु नहीं है, यदि साधारण वस्तु होते तो बल लगाते, डी दूरी तक जो है खिसक जाती, तो बल गुणे दूरी बराबर कार्य हो जाता। चूंकि इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो बल नहीं लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि जब कोई वस्तु क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो इस पर क्या लगाया जाता है, इस पर इधर की तरफ एक टाउ बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इधर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकता है, तो बल के स्थान पर क्या हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। गुणे में कितना कोण घूम रहा है, देखिए डी थीटा कोण घूम रहा है। अब देखिए जो है टाउ का एक फार्मूला पहले चैप्टर में निकाला गया है। क्या होता है भाई, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, तो बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर कितना बनता है, डी डब्ल्यू बराबर, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये पहले चैप्टर में कराया गया है, इनटू में डी थीटा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद कीजिए सभी लोग। तो यहां से टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये देखिए सूक्ष्म कार्य निकला है। यदि इस द्विध्रुव को कहां से कहां, ये प्रारंभिक पोजीशन है, बात समझ रहे हैं ना, समझिएगा, ये कौन सी स्थिति है, ये प्रारंभिक पोजीशन है, और यहां से थीटा 0 कोण मान लिया जाए, और इसको कहां तक घुमाए, अंतिम स्थिति मान लीजिए यहां तक घुमा रहे हैं, और ये कितना कोण घुमा रहे हैं, यहां से थीटा कोण। तो देखिए थीटा 0 से थीटा घुमा रहे हैं, थीटा 0 से अभी तो सूक्ष्म कोण घुमाया हमने, अब कहां तक पूरा कोण थीटा तक घुमाना है, कहां से कहां तक, थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। अभी सूक्ष्म कार्य निकला है, हमें क्या चाहिए, हमें केवल इतना छोटा सा ही कोण नहीं घुमाने में कार्य निकालना है, हमें बड़ा कोण यहां से थीटा, पूरा थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो देखिए कंडीशन होती क्या है, जब सूक्ष्म चीज मालूम हो, बड़ा कार्य निकालना हो, बड़ी चीज मालूम करनी हो, तो क्या कर देते हैं, समाकलन। क्योंकि समाकलन राशि के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और अवकलन राशि के मान को घटा देता है, ये बात याद रखिए। तो क्या करेंगे यहां से, देखिए अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण तक, थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में, थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य,
तो देखिए जब हमें संपूर्ण कार्य निकालना है भाई, थीटा 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं, पहले डी थीटा सूक्ष्म कोण तक घुमाने में सूक्ष्म कार्य मालूम हो गया, हमें संपूर्ण कार्य चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो जब इस सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा, जैसे dx का समाकलन x होता है तो डी डब्ल्यू का समाकलन w। अब इधर का भी समाकलन कहां से कहां घुमा रहे हैं, थीटा 0 से थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो समाकलन कहां से कहां तक बढ़ाना पड़ेगा इस कार्य को कहां से कहां तक, देखिए इतने में हमें घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य लगा है, यहां से यहां तक पूरा घुमाने में कितना कार्य डब्ल्यू खर्च होगा, और कहां से कहां तक घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, तो थीटा 0 से थीटा, तो इसका समाकलन होगा, इस सूक्ष्म राशि का समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, थीटा 0 से थीटा तक, और कितना है देखिए पीई साइन थीटा और डी थीटा है। बात समझ रहे हैं ना। अब समझिए यहां से ध्यान दीजिए, पीई आपका जो है, पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो 2ql वो नहीं बदलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है विद्युत क्षेत्र हम नहीं बदल रहे, जितना है उतना ही रहेगा। ये कोण बदल रहा है, बार बार कोण बदला जा रहा है, पहले थीटा 0 था, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। तो यहां से अचर राशि क्या है भाई, पीई कांस्टेंट अचर हो जाएगी, और अचर का समाकलन नहीं होता, इसलिए ये पीई समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर। तो समझिए W इज इक्वल टू हो जाएगा पीई समाकलन से बाहर हो जाएगा। बचा कितना आपके पास, समाकलन थीटा 0 से कहां तक, थीटा तक, और क्या बचा देखिए साइन थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि यहां से कंडीशन इतनी हो गई, अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो W बराबर पीई ज्यों का त्यों, और साइन थीटा का समाकलन कितना बनता है, माइनस कास थीटा। साइन थीटा का समाकलन याद रखिए भाई, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लगी है, थीटा 0 से कहां तक, थीटा तक लिमिट लगी है। तो अब देखिए यहां से W इज इक्वल टू बन जाएगा पीई ज्यों का त्यों, और यहां से देखिए माइनस, समझिएगा माइनस कास थीटा। तो यहां से थीटा 0 से थीटा घुमा रहे हैं, तो लिमिट हटाना है, एक बार थीटा के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए, तो थीटा के स्थान पर अपर लिमिट रख दीजिए, तो थीटा के स्थान पर ज्यों करते हो थीटा होगा, ये माइनस वैसे उठ के पहले आ जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं ना। तो इस माइनस को उठा के पहले रख लीजिए, तो यहां से ये माइनस उठ के यहां आ गया, तो अब ये माइनस पहले आ गया, अब कास थीटा केवल बचा, तो एक बार थीटा के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए, ये लिमिट हटाने का जो है तरीका होता है। तो यहां से थीटा के स्थान पर एक बार थीटा हो गया, तो कास थीटा बन गया, और बीच में माइनस लगाएंगे, एक बार थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, थीटा 0, तो कास थीटा 0 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से थोड़ा सा कंडीशन रखा जाएगा, तो समझिए यहां से भाई, ये यदि हम जो है थीटा 0 का मतलब शुरुआत में कौन सा कोण था, जिस कोण से रखा हुआ थीटा 0, इसको कहां से कहां तक घुमाना है, थीटा 0 प्रारंभिक कोण है, इसको घुमाते जाएंगे कहां तक, ये थीटा तक घुमा लीजिए, घुमा रहे हैं। पहले एक सूक्ष्म कोण तक घुमाए, तो सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे दूरी होती है, तो बल ना होके बलयुग्म आघूर्ण होगा, गुणे दूरी के स्थान पर कितनी दूरी तक घुमा रहे हैं, ये देखिए डी थीटा तक दूरी तक घुमा रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहां से टाउ की वैल्यू, भाई टाउ पहले चैप्टर में निकलाया गया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से देखिए, अतः विद्युत द्विध्रुव कहां से, थीटा 0 से थीटा तक घुमाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। अभी तक तो सूक्ष्म हमने घुमाया, अब कहां से कहां तक, मान लीजिए थीटा 0 पर प्रारंभ में रखा है, फिर इसको थीटा तक घुमाएंगे, तो घुमाने में किया गया कार्य, तो देखिए सूक्ष्म कार्य मालूम है, संपूर्ण कार्य निकालना है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, क्योंकि समाकलन राशि के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हमें कार्य को बढ़ाना है, बढ़ा के पूरा कार्य निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, और कार्य को कहां से कहां तक बढ़ाना है, थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में कार्य बढ़ाना है, तो समाकलन करेंगे, तो थीटा 0 से थीटा पीई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और डी थीटा ज्यों कहते हो। अब समझिए यहां से पीई का होगा नहीं, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का माइनस कास थीटा, इस माइनस को पहले रख लिया, और एक बार थीटा के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट, तो कास थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कास थीटा 0। अब देखिए यदि ये प्रारंभ में, ये थीटा 0 यदि मान के चले कि प्रारंभ में ऐसे रखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये थीटा 0 का मान शुरुआत में क्या है, 0 है। यदि यहां से लगाएंगे, यदि प्रारंभ में थीटा 0 बराबर 0 हो,
0 डिग्री हो, यदि प्रारंभ में थीटा 0 बराबर 0 डिग्री हो, तब यहां से समझिए W बराबर हो जाएगा माइनस पीई, और कास थीटा इस माइनस का अंदर गुणा भी करा दीजिए भाई, तो माइनस का अंदर गुणा कराइए तो पीई ज्यों का त्यों, और इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला पहले रख लो, प्लस वाला पहले रखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कास थीटा 0 का मान 0 माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से इस माइनस का हमने अंदर गुणा कराया है तो पीई हो गया, और ये कास थीटा 0 ये प्लस का हो गया, ये प्लस है यहां से इसके पहले, तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा माइनस, तो माइनस कास थीटा, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, यही घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर बन जाता है पीई ज्यों का त्यों, और कास 0 का मान 1 होता है 1 माइनस कास थीटा। बात समझ रहे हैं ना, ये एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इससे संबंधित सवाल भी कभी कभार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये आप देखेंगे तो 2-3 सन में ये जो है डेरिवेशन आया हुआ है। तो पूरी तरह से उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, बढ़िया चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया चीजें चल भी रही हैं आपकी, बात समझ रहे हैं ना, रिवीजन आपके मन का हो रहा है, तो नीचे कमेंट कीजिए तुरंत, जो है नीचे सभी लोग कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहा है।